द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजी अपराधियों के खिलाफ न्याय हमेशा अदालतों में नहीं मिला। चेकोस्लोवाकिया और हंगरी में 1945 से 1947 के बीच एक क्रूरतम फांसी पद्धति अपनाई गई, जिसका उद्देश्य केवल यातना था, पोल हैंगिंग। कोई फंदा नहीं, कोई त्वरित गिरावट नहीं। दोषियों को एक खंभे से बांधा जाता, उनके गले में रस्सी डाल दी जाती और जल्लाद हर क्षण उनकी पीड़ा को नियंत्रित करता। मौत त्वरित नहीं होती थी। उनके शरीर कांपते, उनके चेहरे लाल पड़ जाते, उनके फेफड़े धीरे धीरे काम करना बंद कर देते, जबकि हजारों लोग मौन में यह दृश्य देखते। एसएस अधिकारियों, फांसीवादी नेताओं और सहयोगियों को इन खंभों पर लटकाकर मार दिया गया। लेकिन यह तरीका क्यों अपनाया गया? क्या यह न्याय था या प्रतिशोध? यह पोल हैंगिंग की कहानी है, जो कि युद्धोत्तर काल की सबसे निर्मम फांसी थी। पोल हैंगिंग युद्धोत्तर काल की सबसे क्रूरतम सजा मई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर यूरोप 6 वर्षों की अभूतपूर्व विनाश लीला से उभर रहा था। बमबारी से नष्ट शहरों के धुएं और हाल ही में मुक्त कराए गए यातना शिविरों के बीच न्याय सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। उन लोगों को कैसे दंडित किया जाए जिन्होंने इतने लोगों को कष्ट दिया था? इतिहास के सबसे भयानक अपराधों के लिए कौन सा दंड उपयुक्त होगा? जब नूरनबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नाजी नेतृत्व पर विस्तृत मुकदमे चल रहे थे, तब पूर्वी यूरोप में एक विशेष रूप से कठोर दंड प्रक्रिया उभर रही थी, पोल हैंगिंग यानी खंभे पर फांसी। यह तरीका मुख्य रूप से चेकोस्लोवाकिया और हंगरी में 1945 से 1947 के बीच इस्तेमाल किया गया। इसका उद्देश्य केवल मृत्यु देना नहीं था, बल्कि दोषी की पीड़ा को लंबा करना था। यह तरीका पारंपरिक फांसी से बिल्कुल अलग था। आमतौर पर फांसी में एक मंच और फंदा होता है, जहां अचानक गिरने से गर्दन टूट जाती है और मौत त्वरित हो जाती है। इसके विपरीत पोल हैंगिंग में लगभग 3 मीटर ऊंचे लकड़ी के खंभे का उपयोग किया जाता था। दोषी को हाथ पीछे बांधकर और पैरों को मजबूती से जकड़कर खंभे तक ले जाया जाता था। एक रस्सी उसके गले में डाली जाती, जो खंभे के शीर्ष पर लगे हुक या चरखी से होकर गुजरती और जल्लाद के नियंत्रण में रहती। इस पद्धति की क्रूरता इस तथ्य में थी कि इसमें कोई गिरावट नहीं होती थी। जल्लाद पहले दोषी को छाती पर लगे पट्टे की मदद से हल्का ऊपर उठाता, फिर अचानक छोड़ देता। उसका खुद का वजन गले पर पड़े फंदे को कसता, जिससे धीरे धीरे दम घुटता। यह प्रक्रिया 1 से 5 मिनट तक चल सकती थी, जिसमें पीड़ित पूरी तरह सचेत रहता, तड़पता, सांस लेने के लिए संघर्ष करता। उसका चेहरा लाल हो जाता और आंखें बाहर निकलने लगती। गर्दन टूटने से तुरंत मृत्यु नहीं होती थी, बस धीमी और अपरिहार्य घुटन होती थी। यह तरीका युद्धोत्तर काल की खोज नहीं थी। इसकी जड़ें ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की सैन्य सजाओं में थीं, जहां इसका उपयोग युद्ध के दौरान भगोड़ों और गद्दारों को दंडित करने के लिए किया जाता था। साधारण खंभे की संरचना इसे कहीं भी इस्तेमाल करने योग्य बनाती थी, जिससे जटिल फांसी के तख्तों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद इस पद्धति को एक विशेष उद्देश्य के लिए पुनर्जीवित किया गया। नाजी युद्ध अपराधियों और उनके स्थानीय सहयोगियों को सार्वजनिक रूप से दंडित करना। 1945 से 1947 के बीच पोल हैंगिंग सार्वजनिक तमाशे में बदल गया, जिसे चौराहों और जेल प्रांगणों में आयोजित किया गया। प्राग की पानक्राच जेल का आंगन इन फांसी का प्रमुख स्थल बना, जबकि बुडापेस्ट में संगीत अकादमी के सामने का चौक बार बार होने वाले इन दंडों का मंच बन गया। नूरनबर्ग की तरह जहां फांसी निजी तौर पर दी जाती थी, यहां न्याय खुलेआम किया जाता था। प्राग में हजारों लोगों ने कार्ल हेरमान फ्रैंक की मृत्यु देखी, जिसने लिडिसे गांव के संहार का आदेश दिया था। बुडापेस्ट में हजारों लोगों की भीड़ ने चुपचाप देखा जब फेरेंक सालासी, फांसीवादी क्रॉस एरो पार्टी का नेता, पोल से लटककर धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। अधिकारियों ने फोटोग्राफरों और कैमरामैन को इन दृश्यों को कैद करने की अनुमति दी, ताकि यह इतिहास में दर्ज हो सके। इस पद्धति का चयन संयोग नहीं था। चेक और हंगेरियाई अधिकारियों ने तर्क दिया कि जो लोग निर्दोषों की धीमी और पीड़ादायक मौतों के लिए जिम्मेदार थे, वे खुद भी त्वरित मौत के योग्य नहीं थे। हंगरी में इस सजा का विशेष प्रतीकात्मक महत्व था। क्रॉस एरो पार्टी के सदस्यों ने हजारों यहूदियों को डेन्यूब नदी के किनारे मौत के घाट उतारा था। उन्हें समूहों में बांधकर ठंडे पानी में डुबा दिया था, ताकि वे धीरे धीरे डूबकर मरें। पोल हैंगिंग, जो सबके सामने धीरे धीरे दम घोंटकर मौत देता था, उसी अपराध का जानबूझकर प्रतिबिंब था।
अक्सर दोषियों को उनकी वर्दी में ही फांसी दी जाती थी। कार्ल हेरमान फ्रैंक को एक पुरानी एसएस वर्दी में मौत दी गई, जबकि फेरेंक सालासी को क्रॉस एरो पार्टी की हरी शर्ट में लटकाया गया। यह अंतिम अपमान था और दर्शकों के लिए यह एक दृश्य प्रतीक था कि वे अपने अपराधों के लिए दंडित हो रहे थे। इन फांसी को अंजाम देने वाले जल्लाद शौकिया बदले की भावना से प्रेरित नहीं थे, बल्कि वे अनुभवी पेशेवर थे। चेकोस्लोवाकिया और हंगरी दोनों में आधिकारिक जल्लाद वर्षों तक इस तकनीक में निपुण हो चुके थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वे रस्सी की ताकत को नियंत्रित कर दोषी की मृत्यु की गति को प्रभावित कर सकते थे, जिससे उनकी यातना को छोटा या लंबा किया जा सकता था, जैसा कि आदेश दिया जाता था। प्रक्रिया एक निर्धारित अनुष्ठान का पालन करती थी। दोषी को सशस्त्र गार्डों द्वारा खंभे तक ले जाया जाता था, जो अंतिम संस्कार की रस्में स्वीकार करते थे। उन्हें एक पुजारी द्वारा अंतिम आशीर्वाद दिया जाता था। जल्लाद, जो अक्सर औपचारिक पोशाक और टोपी पहने होता था, मेथोडिकली रस्सी और बंधनों को समायोजित करता था। अपराधों की याद दिलाते हुए सजा को जोर से पढ़ा जाता था। अंततः अंतिम शब्द पूछे जाते थे, जो कभी कभी नाजी या फांसीवादी घोषणाएं होती थीं, और फिर जल्लाद निष्पादन की प्रक्रिया पूरी करता था। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं इन निष्पादनों के प्रति काफी भिन्न थीं। कुछ रिपोर्टों में भीड़ पूरी तरह से मौन बताई गई, जैसे कि वे एक गंभीर अनुष्ठान देख रहे हों। अन्य रिपोर्टों में उल्लेख किया गया कि जब विशेष रूप से घृणित अपराधियों जैसे हत्यारे पुजारी अंद्रास कुन्न को फांसी दी गई, तो कभी कभी अनुमोदन के नारे लगते थे। कई होलोकॉस्ट बचे लोगों और पीड़ितों के परिवारों के लिए ये निष्पादन आवश्यक लेकिन दर्दनाक समापन का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरों के लिए यह हिंसा के उस चक्र को जारी रखता था जिससे यूरोप को तुरंत बचने की आवश्यकता थी। जो पत्रकार इन निष्पादनों के साक्षी बने, उन्होंने परेशान कर देने वाली गवाही दर्ज की। एक ब्रिटिश संवाददाता, जिसने प्राग में कर्ट डालुएगे के निष्पादन को देखा, उसने लिखा, मृत्यु धीरे धीरे आई, मानो न्याय उसे उसकी प्रत्येक पीड़ित की याद दिलाने का समय दे रहा हो। एक हंगेरियन रिपोर्टर, जो सालासी के निष्पादन के दौरान मौजूद था, उसने टिप्पणी की, किसी ने उत्सव नहीं मनाया, किसी ने ताली नहीं बजाई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी राष्ट्र ने वर्षों के आतंक के बाद आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ दी हो। पोल हैंगिंग सिर्फ एक निष्पादन विधि से अधिक था। यह एक राजनीतिक घोषणा थी। जर्मनी में, जहां सहयोगी निगरानी में अधिक सभ्य तरीकों का उपयोग किया गया, वहीं वे देश जो नाजी कब्जे से सीधे प्रभावित हुए थे, उन्होंने एक ऐसा दंड चुना जो उनके सामूहिक क्रोध को दर्शाता था। यह पुनः प्राप्त संप्रभुता की घोषणा थी। यह संदेश था कि अब ये राष्ट्र अपने उत्पीड़कों को दंडित करने की शक्ति रखते थे। उन साम्यवादी अधिकारियों के लिए, जो धीरे धीरे पूर्वी यूरोप में नियंत्रण हासिल कर रहे थे, ये सार्वजनिक निष्पादन वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति भी करते थे। वे फांसीवाद से मुक्ति को साम्यवादी आंदोलन की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करते थे और स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते थे कि युद्धोत्तर कथा में खलनायक और नायक कौन थे। पोल हैंगिंग निष्पादन विधि उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी। 1947 के अंत तक प्रमुख युद्ध अपराधियों को पहले ही मार दिया गया था और पूर्वी यूरोप की नई सरकारों ने कम सार्वजनिक विधियों को अपनाया। शीत युद्ध शुरू हो रहा था और फांसीवादियों के सार्वजनिक निष्पादन को राज्य के दुश्मनों के अधिक गोपनीय मुकदमों से बदल दिया गया। समय के साथ अधिकांश यूरोपीय देशों ने मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जो न्याय की अवधारणा में एक मौलिक परिवर्तन को दर्शाता था। हंगरी ने 1990 में साम्यवाद के पतन के बाद मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, जबकि चेकोस्लोवाकिया, बाद में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, ने इसे क्रमशः 1990 और 1993 में समाप्त कर दिया। इन निष्पादनों की श्वेत श्याम तस्वीरें एकाकी खंभों से लटके पुरुष मौन भीड़ से घिरे हुए उस युग की दृश्य गवाही के रूप में बनी हुई हैं, जब न्याय और प्रतिशोध जटिल रूप से जुड़े हुए थे। ये परेशान कर देने वाली छवियां उस समय को दर्ज करती हैं जब यूरोप अभूतपूर्व क्रूरता के वर्षों से आहत होकर एक ऐसी निष्पादन विधि के साथ प्रतिक्रिया कर रहा था जो उस आघात की गहराई को प्रतिबिंबित करती थी। जो लोग इन खंभों पर मरे, वे सामान्य अपराधी नहीं थे। वे ऐसे पुरुष थे जिन्होंने जनसंहारों का आदेश दिया, सामूहिक निर्वासन को अंजाम दिया या सीधे यातनाओं और हत्याओं में शामिल थे। उनकी व्यक्तिगत कहानियां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मौजूद बुराई की संरचना और यह दर्शाती हैं
कि कैसे सामान्य लोग असाधारण अत्याचारों के अपराधी बन सकते हैं। कार्ल हेरमन फ्रैंक, फांसी पर बोहेमिया का स्वामी। कार्ल हेरमन फ्रैंक का जन्म 24 जनवरी 1998 को कार्लोवी वारी में हुआ था, जो उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अंतर्गत बोहेमिया का एक समृद्ध पर्यटन शहर था। अपने युवावस्था के दौरान फ्रैंक ने अपने पिता से कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद को आत्मसात किया, जो यह मानते थे कि चेक और जातीय जर्मनों के बीच सह अस्तित्व जर्मन श्रेष्ठता के लिए एक अपमान था। यह पारिवारिक वातावरण ऐसी मानसिकता को आकार देने में सहायक बना, जिसने अंततः फ्रैंक को मध्य यूरोप में नाजी नीति के सबसे क्रूर कार्यान्वयनकर्ताओं में से एक बना दिया। कई नाजी नेताओं के विपरीत फ्रैंक अपनी विचारधारा को प्रथम विश्व युद्ध की खाइयों में नहीं गढ़ सका। दाहिनी आंख की दृष्टिहीनता के कारण उसे सैन्य सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो संभवतः उसके लिए एक अपमानजनक अनुभव था। यह अपमान बाद में उसकी कठोर क्रूरता के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करने की उसकी दृढ़ता का एक कारण बन सकता है। प्राग विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के एक संक्षिप्त और असफल प्रयास के बाद फ्रैंक को अपनी वास्तविक रुचि राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन में मिली। 1925 में फ्रैंक ने कार्लोवी वारी में एक पुस्तकालय स्थापित किया, जो शीघ्र ही पैन जर्मन और यहूदी विरोधी साहित्य के प्रचार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यह स्थान उन सूडेटेन जर्मनों के लिए एक बैठक स्थल के रूप में भी कार्य करता था, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के विघटन के बाद बने चेकोस्लोवाक राज्य के अधिकार को अस्वीकार करते थे। फ्रैंक के लिए चेकोस्लोवाकिया का मात्र अस्तित्व एक ऐतिहासिक विकृति थी, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए था। उसका राजनीतिक उदय 1930 के दशक में तब शुरू हुआ, जब वह कोनराड हेनलाइन के नेतृत्व वाली सूडेटेन जर्मन पार्टी में शामिल हुआ। यह संगठन सतही रूप से चेकोस्लोवाकिया में जर्मन अल्पसंख्यक के लिए सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांग करता था, लेकिन वास्तव में यह बर्लिन द्वारा गुप्त रूप से वित्त पोषित एक विघटनकारी उपकरण था। फ्रैंक अपनी संगठनी क्षमता और कट्टर विचारधारा के कारण इस दल में शीघ्र ही प्रमुख बन गया। 1935 में फ्रैंक चेकोस्लोवाक संसद में एक सांसद के रूप में चुना गया। इस पद से उसने राज्य को भीतर से कमजोर करने की रणनीति पर काम किया। हिटलर की लोकतांत्रिक संस्थानों का उपयोग कर लोकतंत्र को नष्ट करने की नीति को अपनाया। उसकी उग्र भाषणबाजी जनसभाओं में आग लगाती थी, जबकि संसद में वह एक सम्मानित राजनेता की छवि बनाए रखते हुए जासूसी और तोड़फोड़ के नेटवर्क विकसित कर रहा था। निर्णायक क्षण 1938 में आया। हिटलर, फ्रैंक और अन्य सूडेटेन जर्मन नेताओं की मिलीभगत से सूडेट संकट को अंजाम तक पहुंचाया, जिसका परिणाम म्यूनिख समझौते के रूप में निकला। इस समझौते के तहत जर्मनी को चेक सीमा के जर्मन बहुल क्षेत्र सौंप दिए गए। इस जीत के बदले में फ्रैंक को इन अधिग्रहित क्षेत्रों के प्रशासन में एक उच्च पद मिला और साथ ही उसने औपचारिक रूप से नाजी पार्टी और एसएस की सदस्यता भी ग्रहण की, जिसमें उसे एसएस ब्रिगेड फ्यूरर का पद मिला। हालांकि उसका वास्तविक प्रभाव मार्च 1939 में बढ़ा, जब हिटलर ने म्यूनिख समझौते को तोड़ते हुए पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। चेक क्षेत्र को बोहेमिया और मोराविया संरक्षित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया, जो नाममात्र रूप से स्वायत्त था लेकिन वास्तव में जर्मनी के अधीन था। स्थानीय क्षेत्र और जनसंख्या के अपने व्यापक ज्ञान के कारण फ्रैंक को इस संरक्षित क्षेत्र का राज्य सचिव और बाद में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया, जिससे वह एसएस और पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी भी बन गया। उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नाजी दमनकारी तंत्र पूरी निर्दयता के साथ लागू किया गया। फ्रैंक ने व्यक्तिगत रूप से चेक विश्वविद्यालयों को बंद करने, बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार करने और राष्ट्रीय संस्कृति को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने की देखरेख की। 17 नवंबर 1939 को जब छात्रों ने नाजी कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो उसने 9 छात्र नेताओं को फांसी देने और 1200 से अधिक छात्रों को जबरन यातना शिविरों में भेजने का आदेश दिया। यह घटना बाद में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाई जाने लगी। फ्रैंक की क्रूरता सुनियोजित और व्यवस्थित थी। वह अपेक्षाकृत शांत समय और आतंक की लहरों के बीच बारी बारी से रणनीति अपनाता था, जिससे एक स्थायी भय और अनिश्चितता का माहौल बनता था। जब उसे लगता कि चेक जनता अधिक विद्रोही हो रही है, तो वह फांसी और दमन बढ़ा देता था। जब उसे अधीनता महसूस होती, तो वह कुछ समय के लिए दबाव कम कर देता, केवल फिर से अचानक और कठोर प्रहार करने के लिए।
1941 में फ्रैंक ने हिटलर को राइनहार्ड हाइड्रिच को संरक्षित क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त करने के लिए राजी किया, यह तर्क देते हुए कि तत्कालीन प्रशासक कॉन्स्टेंटिन वॉन न्यूराथ चेक नागरिकों के प्रति बहुत नरम थे। सितंबर 1941 में हाइड्रिच के आगमन ने कब्जे के सबसे रक्तरंजित काल की शुरुआत कर दी। फ्रैंक और हाइड्रिच ने मिलकर कठोर नीतियों को लागू किया, जिनमें प्रतिरोधियों की सार्वजनिक फांसी, यहूदियों का बड़े पैमाने पर निर्वासन और थेरेसिनस्टाट गेटों की स्थापना शामिल थी। यह आतंक की मशीन मई 1942 में हाइड्रिच पर हमले के बाद अपने चरम पर पहुंच गई। हालांकि फ्रैंक हमले के समय प्राग में नहीं था, वह तुरंत लौट आया ताकि जवाबी कार्रवाई का समन्वय कर सके। इसके बाद जो हुआ वह बाइबिलीय प्रतिशोध जैसा था। हिटलर से परामर्श करने के बाद फ्रैंक ने प्रतिशोध के ऐसे आदेश दिए जो अपनी क्रूरता के कारण अन्य नाजी नेताओं को भी स्तब्ध कर गए। लिडिसे हत्याकांड फ्रैंक का सबसे कुख्यात अपराध है। 10 जून 1942 को इस शांतिपूर्ण गांव को जर्मन सैनिकों ने उसकी प्रत्यक्ष आज्ञा पर घेर लिया। 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों और किशोरों, कुल 173 को तत्काल गोली मार दी गई। महिलाओं को रेवेनब्रुक एकाग्रता शिविर भेज दिया गया। 105 बच्चों में से केवल 17, जिन्हें नस्लीय रूप से उपयुक्त माना गया, जर्मनीकरण के लिए चुने गए। बाकी को लॉर्ड्स यहूदी बस्ती भेज दिया गया और बाद में चेलमनो विनाश शिविर में गैस कक्षों में मार दिया गया। गांव को आग लगाकर राख कर दिया गया, विस्फोटकों से नष्ट किया गया और बाद में हल चलाकर उसकी हर निशानी मिटा दी गई। इस क्रूरता से भी संतुष्ट न होकर फ्रैंक ने कुछ ही दिनों बाद लेझाकी गांव को भी इसी तरह नष्ट करने का आदेश दिया, क्योंकि वहां प्रतिरोध सेनानियों द्वारा उपयोग किया गया एक गुप्त ट्रांसमीटर मिला था। कुल मिलाकर हाइड्रिच की हत्या के प्रतिशोध में 1300 से अधिक चेक नागरिकों को मार दिया गया, जिसे फ्रैंक ने खुद भी अपर्याप्त माना। जब युद्ध जर्मनी के खिलाफ होने लगा तो फ्रैंक ने चेक औद्योगिक उत्पादन बनाए रखने के लिए दमन को और तेज कर दिया, क्योंकि यह जर्मन युद्ध प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण था। संरक्षित क्षेत्र की फैक्ट्रियां जबरन श्रमिकों का उपयोग करके वेहरमाख्ट के लिए आवश्यक हथियारों का उत्पादन कर रही थीं। फ्रैंक इस शोषण प्रणाली की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करता था और सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन लक्ष्य पूरे हों, उसने औद्योगिक इकाइयों का नियमित निरीक्षण किया, चाहे इसकी मानव लागत कुछ भी हो। संघर्ष के अंतिम सप्ताहों में जब लाल सेना प्राग की ओर बढ़ रही थी, फ्रैंक ने अपनी अंतिम क्रूर कार्रवाई की। 30 अप्रैल 1945 को जब बर्लिन पतन के कगार पर था, उसने रेडियो पर एक चेतावनी प्रसारित की, जिसमें किसी भी विद्रोह को खून की नदी में डुबो देने की धमकी दी गई और सड़कों पर दिखने वाले किसी भी नागरिक को गोली मारने का आदेश दिया। इस आदेश ने कब्जे के अंतिम दिनों में अंधाधुंध हत्याओं को जन्म दिया। आखिरकार 9 मई 1945 को जब वह एक शरणार्थी के रूप में छिपकर अमेरिकी कब्जे वाले क्षेत्र की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, फ्रैंक को पिल्सेन के पास अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया। प्रारंभ में उसे पहचाना नहीं गया, लेकिन एक चेक शरणार्थी ने उसे पहचानकर अधिकारियों को सतर्क किया। पूछताछ के दौरान उसने अपने अपराधों को कम करके दिखाने की कोशिश की और दावा किया कि उसने नाजी नीतियों को नरम करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके खिलाफ मौजूद दस्तावेजी और मौखिक गवाहियों ने उसके झूठ को उजागर कर दिया। अगस्त 1945 में फ्रैंक को चेकोस्लोवाकिया भेज दिया गया, जहां मार्च 1946 में उसे प्राग के राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे का सामना करना पड़ा। यह प्रक्रिया कठोर और अच्छी तरह से प्रलेखित थी, जिसमें लिडिसे नरसंहार, हाइड्रिच की हत्या के बाद की जवाबी कार्रवाइयों और चेक यहूदियों के निर्वासन में उसकी जिम्मेदारी के भारी प्रमाण प्रस्तुत किए गए। जब उसके हस्ताक्षर वाले दस्तावेज उसके सामने रखे गए तो उसने आखिरकार अपनी भागीदारी स्वीकार कर ली, हालांकि उसने यह तर्क दिया कि वह केवल आदेशों का पालन कर रहा था। 22 मई 1946 को फ्रैंक को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उसी दिन उसे पांक्राक जेल के प्रांगण में ले जाया गया, जहां सैकड़ों चेक नागरिक उसकी आज्ञा पर मारे गए थे। 5000 से अधिक लोगों की भीड़, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार और लिडिसे पीड़ितों के परिजन शामिल थे, के सामने फ्रैंक को पोल हैंगिंग के माध्यम से फांसी दी गई। उसने धीरे धीरे दम तोड़ दिया उन्हीं नागरिकों के सामने जिन पर उसने वर्षों तक आतंक बरपाया था। फेरेंस सालासी, अंतिम तानाशाह और उसकी अपयशपूर्ण मृत्यु। फेरेंस सालासी का जन्म 6 जनवरी 1997 को कासा में हुआ था, जो उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के भीतर हंगरी का हिस्सा था।
और वर्तमान में कोशित्से स्लोवाकिया के रूप में जाना जाता है। उसका पारिवारिक मूल उसी जातीय विविधता को दर्शाता था जो साम्राज्य की विशेषता थी। पिता अर्मेनियाई मूल के थे और माता ट्रांसिल्वेनिया की जर्मन वंशज थीं। यह संयोजन विरोधाभासी था, यह देखते हुए कि बाद में उसने हंगेरियन नस्लीय शुद्धता की रक्षा की। कार्ल हेरमान फ्रैंक के विपरीत सालासी ने अपनी राजनीतिक कट्टरता से पहले एक आशाजनक सैन्य करियर बनाया। बुडापेस्ट की लुडोविका सैन्य अकादमी से सम्मान के साथ स्नातक होने के बाद उसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतालवी मोर्चे पर लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा की। उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे एक प्रतिभाशाली और अनुशासित अधिकारी मानते थे और उसकी बहादुरी के लिए उसे कई पदक मिले। युद्ध में हार और इसके बाद 1920 की त्रियानोन संधि ने हंगरी की राष्ट्रीय मानसिकता को गहराई से प्रभावित किया। इस संधि ने हंगरी के क्षेत्र को 72% तक घटा दिया और 1/3 हंगेरियाई जातीय लोगों को पड़ोसी देशों में छोड़ दिया। इस सामूहिक आघात का लाभ सालासी जैसे चरमपंथियों ने उठाया। उसके लिए और विघटित साम्राज्य की सेना के कई अन्य अधिकारियों के लिए यह क्षेत्रीय विकृति एक असहनीय अपमान था जिसे किसी भी कीमत पर बदला जाना चाहिए। 1920 के दशक में सालासी ने हंगेरियाई सेना में अपनी सेवा जारी रखी और अंततः जनरल स्टाफ में मेजर के पद तक पहुंचा। इसी दौरान उसने अपनी राजनीतिक विचारधारा विकसित करना शुरू किया, जिसे उसने कई लेखों में प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रवादी रहस्यवाद, यहूदी विरोध और साम्यवाद विरोध को मिलाया। अन्य कई फासीवादी नेताओं के व्यावहारिक दृष्टिकोण के विपरीत सालासी वास्तव में अपने विचारों में विश्वास रखता था और खुद को हंगरी के उद्धार के लिए एक दिव्य मिशन पर भेजा गया व्यक्ति मानता था। 1933 में, उसी वर्ष जब हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया, सालासी ने अपना घोषणा पत्र मार्ग और लक्ष्य प्रकाशित किया, जिसमें उसने अपनी विचारधारा हंगारिज्म की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह सिद्धांत एक विस्तारवादी हंगरी की वकालत करता था, जो अपने ऐतिहासिक क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करेगा और एक नया सामाजिक आदेश स्थापित करेगा, जिसे राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा। जर्मन नाजीवाद के विपरीत, जो आर्य श्रेष्ठता पर केंद्रित था, हंगारिज्म ने मैजियार योद्धा विरासत की महिमा का बखान किया, जो वे खानाबदोश एशियाई विजेता थे जिन्होंने 9वीं शताब्दी में हंगरी की स्थापना की थी। उसकी राजनीतिक सक्रियता जल्द ही उसके सैन्य करियर के लिए बाधा बन गई। 1935 में अपने अधीनस्थों के बीच उग्र प्रचार सामग्री वितरित करने के कारण उसे सेना और राजनीति में से एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया। सालासी ने राजनीति को चुना और नेशनल विल पार्टी की स्थापना की, जो एक खुले तौर पर फांसीवादी और यहूदी विरोधी संगठन था। हंगेरियाई अधिकारी, जो एडमिरल मिक्लोस होर्थी के नेतृत्व में एक रूढ़िवादी लेकिन गैर तानाशाही शासन के तहत थे, ने इस दल पर जल्द ही प्रतिबंध लगा दिया और 1937 में सालासी को 3 महीने के लिए कैद कर दिया। यह दमन केवल उसकी प्रसिद्धि बढ़ाने का कारण बना। जेल से रिहा होने के बाद उसने कई चरमपंथी गुटों को मिलाकर 1938 में एरो क्रॉस पार्टी की स्थापना की। इस दल का नाम और प्रतीक लाल पृष्ठभूमि पर हरी तिरछी क्रॉस वाली तीरें नाजी स्वस्तिक की स्पष्ट नकल थी। अन्य यूरोपीय फासीवादी आंदोलनों के विपरीत, जो मुख्य रूप से मध्यम वर्ग को आकर्षित करते थे, एरो क्रॉस पार्टी को शहरी मजदूरों और गरीब किसानों का व्यापक समर्थन मिला। इसने कट्टर यहूदी विरोध के साथ साथ कृषि सुधार और सामाजिक सुधारों के वादे किए। यह आंदोलन तेजी से बढ़ा और 1939 के चुनावों में इसे लगभग 25% वोट मिले, जिससे यह देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। इस सफलता ने न केवल रीजेंट होर्थी को, बल्कि पारंपरिक हंगेरियाई जमींदार अभिजात्य वर्ग को भी चिंतित कर दिया, जिन्होंने सालासी के सामाजिक क्रांतिकारी विचारधारा को खतरनाक माना। नतीजतन उसे फिर से 1938 में गिरफ्तार किया गया और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ उकसाने के लिए 3 वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। कैद के दौरान हंगरी धीरे धीरे धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन करता गया और चेकोस्लोवाकिया के विघटन, युगोस्लाविया पर हमले और सोवियत संघ के खिलाफ अभियान में भाग लिया। हालांकि होर्थी ने जर्मनी के प्रति कुछ हद तक स्वायत्तता बनाए रखी, विशेष रूप से यहूदी विरोधी अत्यधिक उपायों को लागू करने में। हंगरी में भेदभावपूर्ण कानून मौजूद होने के बावजूद नाजी नियंत्रित यूरोप में यहूदियों के लिए यह अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान बना रहा। यह स्थिति नाटकीय रूप से मार्च 1944 में बदल गई।
हॉर्थी के मित्र राष्ट्रों के साथ अलग शांति संधि की तलाश करने की खबर पाकर हिटलर ने ऑपरेशन मार्गरेट शुरू किया और हंगरी पर सैन्य कब्जा कर लिया। हालांकि हॉर्थी को नाममात्र के रूप में राष्ट्र प्रमुख बने रहने दिया गया, लेकिन वास्तविक सत्ता जर्मनों और हंगेरियन सहयोगियों के हाथों में चली गई। अडोल्फ आइकमान बुडापेस्ट पहुंचे ताकि हंगरी में अंतिम समाधान की देखरेख कर सकें, जिससे मई और जुलाई के बीच 4,37,000 से अधिक हंगेरियन यहूदियों को ऑशविट्ज भेज दिया गया। इस दौरान सालाशी को हाशिए पर रखा गया। जर्मनों ने डोमेस जतोयाय और लास्जेलो एंड्रे जैसे अधिक अनुभवी राजनेताओं के साथ काम करना पसंद किया। हालांकि जब हॉर्थी ने अक्टूबर 1944 में सोवियत संघ के साथ गुप्त रूप से युद्ध विराम वार्ता करने की कोशिश की, तो स्थिति अचानक बदल गई। 15 अक्टूबर को जर्मन कमांडो ने हॉर्थी के बेटे का अपहरण कर लिया, जिससे वृद्ध शासक को गद्दी छोड़ने और सालाशी को नया राष्ट्र प्रमुख नामित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सालाशी की सरकार, जिसने स्वयं को राष्ट्र का नेता और राष्ट्रीय अधिकारों का रक्षक घोषित किया, केवल 163 दिनों तक चली, लेकिन यह चरम क्रूरता से भरी रही। भले ही यह नाजी कब्जे वाले यूरोप के मानकों से तुलना की जाए, उनके शासन के तहत क्रॉस एरो मिलिशिया ने बुडापेस्ट में आतंक का राज शुरू कर दिया, जो हंगरी का आखिरी बड़ा शहर था जो अभी तक सोवियत अग्रिम बलों के हाथों में नहीं गिरा था। जब रेड आर्मी ने दिसंबर 1944 में बुडापेस्ट को घेर लिया, तो क्रॉस एरो के दस्तों ने शहर में बचे हुए लगभग 70,000 यहूदियों के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए। डेन्यूब नदी के किनारे सामूहिक हत्याएं एक नियमित प्रक्रिया बन गई। यहूदी समूहों को किनारे पर ले जाया जाता, उन्हें अपने जूते उतारने के लिए मजबूर किया जाता, जो युद्धकाल में बहुमूल्य वस्तु माने जाते थे, और फिर गोली मार दी जाती ताकि उनके शव जमी हुई नदी में गिर जाएं। यह अपराध दशकों बाद बुडापेस्ट में डेन्यूब पर जूते स्मारक के रूप में अमर हो गया। इसी दौरान सालाशी ने बुडापेस्ट की आखिरी व्यक्ति तक रक्षा के लिए पूर्ण सैन्य लामबंदी का आदेश दिया, जिसमें हजारों किशोर और बुजुर्गों को खराब हथियारों के साथ अनुभवी रेड आर्मी सैनिकों के खिलाफ भेजा गया। परिणाम स्वरूप एक भयावह कत्लेआम हुआ। बुडापेस्ट की घेराबंदी, जो 50 दिनों तक चली, दिसंबर 1944 से फरवरी 1945 तक लगभग 38,000 हंगेरियन नागरिकों की मौत का कारण बनी। शहर की 80% इमारतें नष्ट हो गईं और सर्दी के मौसम में लाखों लोग बेघर हो गए। जब बुडापेस्ट के नागरिक बमबारी और भूखमरी से पीड़ित हो रहे थे, सालाशी अपने वैचारिक भ्रम में लीन रहे। जनवरी 1945 में जब सोवियत सेनाएं पहले से ही शहर के उपनगरों तक पहुंच चुकी थीं, उन्होंने एक समारोह आयोजित किया जिसमें सेंट स्टीफन के मुकुट को अपने आंदोलन के प्रति समर्पित किया गया, जो नाजी प्रतीकों और मध्ययुगीन कैथोलिक संदर्भों का मिश्रण था। इसके तुरंत बाद उन्होंने गिरे हुए शहर से भागकर ऑस्ट्रियाई सीमा के पास शॉम्बाथेई में एक नाममात्र की निर्वासन सरकार स्थापित की, जो लगातार अप्रासंगिक होती जा रही थी। 28 मार्च 1945 को, जब सैन्य पतन आसन्न था, सालाशी और उनके करीबी सहयोगी हंगेरियन क्राउन ज्वेल्स के साथ ऑस्ट्रिया भाग गए। वे निर्वासन में एक सरकार स्थापित करना चाहते थे, लेकिन 6 मई 1945 को जर्मन आत्मसमर्पण से केवल 2 दिन पहले उन्हें अमेरिकी बलों ने पकड़ लिया। सहयोगी खुफिया अधिकारियों द्वारा पूछताछ के बाद उन्हें अक्टूबर में हंगरी प्रत्यर्पित कर दिया गया ताकि वे न्याय का सामना कर सकें। सालाशी का मुकदमा फरवरी 1946 में बुडापेस्ट के पीपुल्स ट्रिब्यूनल के सामने शुरू हुआ। कई युद्ध अपराधियों के विपरीत, जो अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते थे, सालाशी ने इस अवसर का उपयोग अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने और अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने हंगरी के भले के लिए कार्य किया और इतिहास अंततः उन्हें सही साबित करेगा। उनकी इस हठधर्मिता ने उनके कई पूर्व समर्थकों को भी नाराज कर दिया। 1 मार्च 1946 को फेरेंक सालाशी को राजद्रोह, युद्ध अपराध और होलोकॉस्ट में भागीदारी का दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। साथ ही उनके 3 मंत्रियों जोसेफ गेरा, गाबोर वाइना और कारोली बेरेगफी को भी 12 मार्च को उन्हें बुडापेस्ट के संगीत अकादमी के सामने के चौक में हजारों मौन दर्शकों के सामने सार्वजनिक रूप से पोल हैंगिंग द्वारा फांसी दी गई। कुर्ट डालविगे, आतंक का वास्तुकार जिसे न्याय मिला। कुर्ट डालविगे का जन्म 15 सितंबर 1997 को क्रॉइसबर्ग, साइलिसिया में हुआ था।
जो उस समय जर्मन साम्राज्य का हिस्सा था और वर्तमान में क्लुजबॉर्ग पोलैंड में स्थित है। कार्ल हेरमान फ्रैंक या फेरेंक सालासी के विपरीत, जिन्हें सेना ने अस्वीकार कर दिया था या जो पारंपरिक सैन्य करियर के बाद कट्टरपंथी बने थे, डालुइगे प्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की क्रांतिकारी हिंसा में ढल गया था, जिसने जर्मनी को झकझोर दिया था। एक सैनिक के रूप में डालुइगे ने पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी और अपनी बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हालांकि युद्ध का अनुभव उसे हिंसा से विमुख करने के बजाय और अधिक कठोर बना गया। उसने अनुशासन और प्रत्यक्ष कार्रवाई को सामाजिक समस्याओं के समाधान के रूप में देखा। जर्मनी की हार को उसने पीठ में छुरा घोंपने का परिणाम माना, जिसका दोष उसने क्रांतिकारियों, यहूदियों और कम्युनिस्टों पर मढ़ा। यह आक्रोश उसके पूरे करियर को आकार देने वाला था। युद्ध के बाद जब जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक अराजकता में डूब गया, तब डालुइगे फ्री कॉर्प्स में शामिल हो गया, जो पूर्व सैनिकों की अर्धसैनिक इकाइयां थीं और जो क्रूरता से कम्युनिस्टों और अलगाववादियों से लड़ रही थीं। उसने 1919 और 1921 के बीच रूहर और साइलेसिया में वामपंथी विद्रोहों के दमन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उसे निर्दयी कुशलता की प्रतिष्ठा मिली। यह अर्धसैनिक अनुभव, जो कई भविष्य के नाजी नेताओं के लिए आम था, उसे संगठनात्मक कौशल और हिंसा की मानसिकता प्रदान करने वाला साबित हुआ, जिसे उसने बाद में बड़े पैमाने पर लागू किया। उन अवसरवादियों के विपरीत जो तब नाजी पार्टी में शामिल हुए जब यह एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बन गई थी, डालुइगे शुरू से ही हिटलर का समर्थक था। 1926 में, जब नाजी पार्टी अभी भी एक हाशिए की संस्था थी, उसने औपचारिक रूप से इसमें प्रवेश किया और बर्लिन में स्थानीय शाखाएं संगठित करना शुरू किया। उसका जुड़ाव केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि वह गहरे वैचारिक विश्वास से प्रेरित था। उसका राजनीतिक दृष्टिकोण कट्टर यहूदी विरोधी, कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी और निरंकुश राज्य व्यवस्था के समर्थन पर आधारित था। शुरुआत में डालुइगे ऐसे स्टर्मअबटाइलुंग में शामिल हुआ, जो पार्टी की अर्धसैनिक शाखा थी, लेकिन 1928 में हेनरिक हिमलर ने उसकी संगठनात्मक क्षमता को पहचानते हुए उसे एसएस शुद्धस्टाफल में भर्ती कर लिया, जो उस समय केवल हिटलर के व्यक्तिगत अंगरक्षक की एक छोटी इकाई थी। यह निर्णय उसके भविष्य के उत्थान में निर्णायक साबित हुआ और उसे नाजी सत्ता के आंतरिक घेरे में स्थापित कर दिया। 1930 तक, जब नाजियों ने चुनावी ताकत हासिल करनी शुरू कर दी, तब हिटलर ने डालुइगे को बर्लिन में एसएस का प्रमुख बना दिया। यहां उसने राइनहार्ड हाइड्रिक के साथ मिलकर संगठन को एक सख्त, अनुशासित और घातक आतंक बल में बदलने में सहायता की। उसकी सैन्य और अर्धसैनिक पृष्ठभूमि ने बर्लिन एसएस को एक संगठित, घातक मशीन बनाने में मदद की, जो अराजक और जनवादी एसएस से अलग थी। जनवरी 1933 में नाजियों के सत्ता में आने के बाद डालुइगे को वास्तविक शक्ति मिली। उसे प्रशिया पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो जर्मनी की सबसे बड़ी पुलिस बल थी और जो देश के 2/3 हिस्से की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। उसके नेतृत्व में पुलिस बल को व्यवस्थित रूप से शुद्ध किया गया, जिससे उसमें से समाजवादी, उदारवादी, यहूदी और वे सभी हटा दिए गए जो शासन के प्रति पर्याप्त रूप से वफादार नहीं माने जाते थे। जून 1934 की बेरुख्टिग्ट नाइट ऑन डी लॉन्ग नाइव्स, नाख्ट डे लांगन मैसर के दौरान डालुइगे ने उस आंतरिक सफाई में सक्रिय भूमिका निभाई जिसमें अर्नस्ट रोहम और अन्य ऐसे नेताओं की हत्या कर दी गई थी। इस वफादारी का इनाम हिटलर ने उसे दिया। उसे ऑनर्डनुंग्सपोलिजाई ORPO का प्रमुख बना दिया गया, जो जर्मनी की वर्दीधारी पुलिस थी। इस पद के साथ उसे पूरे जर्मन पुलिस बल को बदलने का मौका मिला। एक विशाल बजट और बड़े पैमाने पर भर्ती की अनुमति के साथ उसने पुलिस को एक नागरिक सुरक्षा बल से बदलकर एक वैचारिक और नस्लीय दमन के उपकरण में बदल दिया। डालुइगे को अन्य नाजी अधिकारियों से अलग करने वाली विशेषता उसका विचारधारात्मक कट्टरपन और प्रशासनिक दक्षता थी। वह केवल हिंसक क्रूर नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित आतंक का योजनाकार था। उसने जर्मनी के शत्रुओं की पहचान, निगरानी और उनके उन्मूलन के लिए जटिल नौकरशाही प्रणाली विकसित की। उसके बनाए गए संगठनात्मक मॉडल को बाद में अधिक बड़े पैमाने पर लागू किया गया, विशेष रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में जनसंहार की योजना में। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के साथ डालुइगे की जिम्मेदारियां नाटकीय रूप से बढ़ गईं। उनकी पुलिस इकाइयां, जो सैन्य रूप से बटालियनों और रेजिमेंटों में संगठित थीं, पोलैंड पर आक्रमण के दौरान वेहरमाच्ट के पीछे चल रही थीं।
जहां वे कब्जे वाले क्षेत्रों की शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थीं। व्यवहार में इसका अर्थ था उन पोलिश राजनीतिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और यहूदियों की गिरफ्तारी और निष्पादन जिन्हें जर्मन कब्जे के लिए संभावित खतरा माना जाता था। जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण डालुएगे के आपराधिक करियर में एक निर्णायक मोड़ था। हिमलर और हाइड्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने विशेष पुलिस बटालियनों का गठन किया, जिन्हें मोर्चे के पीछे संचालित करने और अवांछित तत्वों को समाप्त करने का विशेष कार्य सौंपा गया था। सोवियत राजनीतिक आयुक्त, वास्तविक या संदिग्ध छापामार लड़ाके और विशेष रूप से पूरी यहूदी आबादी। ऑनर्डनुंग्सपोलिजाई के ये बटालियन, जो एसएस के अधिक प्रसिद्ध आइंसेट्सग्रुपेन की तुलना में अक्सर उपेक्षित रहते हैं, यूक्रेन, बेलारूस और बाल्टिक देशों में कई नरसंहारों के लिए जिम्मेदार थे। उदाहरण के लिए, सितंबर 1941 में कीव के पास बाबी यार नरसंहार में, जहां 2 दिनों में 33,000 से अधिक यहूदियों की हत्या कर दी गई थी, डालुएगे की पुलिस इकाइयों ने सुरक्षा घेरा बनाया और सीधे निष्पादनों में भाग लिया। डालुएगे के करियर का निर्णायक क्षण तब आया जब ऑपरेशन एंथ्रोपॉइड के तहत चेक पैराट्रूपर्स ने राइक संरक्षक राइनहार्ड हाइड्रिक की हत्या कर दी। 27 मई 1942 को प्राग में उन पर हमला किया गया और 4 जून को उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। हिटलर क्रोधित होकर बदला लेने की मांग करने लगा और डालुएगे को हाइड्रिक के अस्थायी उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। अंतरिम संरक्षक के रूप में डालुएगे ने संरक्षित क्षेत्र में आतंक फैला दिया। उन्होंने तुरंत आपातकाल की स्थिति घोषित की और प्रतिरोध के संदिग्धों और नागरिक बंधकों के सामूहिक निष्पादन का आदेश दिया। हत्या के बाद के हफ्तों में बिना किसी मुकदमे के 1300 से अधिक चेक नागरिकों को मार दिया गया, जिनमें देश की संपूर्ण स्वतंत्र बौद्धिक और राजनीतिक अभिजात्य वर्ग भी शामिल था। इस अवधि में उनका सबसे कुख्यात कृत्य 10 जून 1942 को लिडिसे गांव का पूर्ण विनाश था। जानकारी के आधार पर, जिसमें दावा किया गया था कि हाइड्रिक के हत्यारे इस गांव से आए थे, डालुएगे ने एक अनुकरणीय सजा का आदेश दिया। सभी पुरुषों को गोली मार दी गई, महिलाओं को रेवेंसब्रुक भेज दिया गया और बच्चों को जर्मनीकरण के लिए या सीधे विनाश शिविरों में भेज दिया गया। गांव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और इसका नाम आधिकारिक नक्शों से मिटा दिया गया। यह अत्याचार क्रोध का एक अनियंत्रित विस्फोट नहीं था, बल्कि डालुएगे द्वारा एक सुविचारित आतंक योजना थी। इसका उद्देश्य जर्मन कब्जे की पूर्ण शक्ति और किसी भी प्रतिरोध के परिणामों को प्रदर्शित करना था। प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने तटस्थ देशों के पत्रकारों को इस विनाश को दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे लिडिसे नाजी क्रूरता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। अगस्त 1943 तक प्राग में अपने कार्यकाल के दौरान डालुएगे ने चेक यहूदियों को ऑशविट्स और थेरेसियनस्टाट भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी और किसी भी प्रतिरोध को निर्ममता से कुचल दिया। उनका तरीका अत्यधिक आतंक के दौर को सापेक्ष सामान्यता के चरणों के साथ बदलते रहना था, जिससे एक मनोवैज्ञानिक रूप से विनाशकारी वातावरण पैदा होता था। यह रणनीति जर्मन युद्ध प्रयासों के लिए आवश्यक चेक औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने में प्रभावी थी। मई 1943 में डालुएगे को गंभीर हृदयाघात हुआ, जिसने उनकी सक्रिय सेवा करने की क्षमता को सीमित कर दिया। हिटलर ने उनके सेवाओं को मान्यता देते हुए उन्हें एक उदार पेंशन और प्राग के पास एक संपत्ति प्रदान की। वहीं उन्होंने युद्ध के शेष वर्ष बिताए, कभी कभी सुरक्षा मामलों पर परामर्श देते हुए, लेकिन अधिकांशतः प्रशासन से दूर रहते हुए। डालुएगे का अपराधी करियर दर्शाता है कि कैसे 1918 के बाद की अर्धसैनिक हिंसा तृतीय राइख में संस्थागत आतंकवाद में विकसित हुई और अंततः कब्जे वाले क्षेत्रों में औद्योगिक नरसंहार का रूप ले लिया। फ्रैंक जैसे आवेगशील क्रूर व्यक्तियों के विपरीत डालुएगे बुराई की सामान्यता का प्रतीक था, एक कुशल प्रशासक जिसने रचनात्मक तरीकों से अमानवीय लक्ष्यों को पूरा किया भी। अंद्राश कुन, हत्यारा पुजारी और उसका नरकमय अंत। अंद्राश कुन, जिसका जन्म 8 नवंबर 1911 को न्यूरबातौर, हंगरी में हुआ था, पोल हैंगिंग द्वारा फांसी दिए गए लोगों में शायद सबसे भयावह मामला प्रस्तुत करता है। एक फ्रांसिस्कन पुजारी जिसने अपनी धार्मिक बुलाहट को भ्रष्ट कर हंगेरियन होलोकॉस्ट के सबसे क्रूर जल्लादों में से एक बनने का रास्ता चुना। फ्रैंक डालुएगे या सालासी के विपरीत, जो सैन्य या राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे, कुन कैथोलिक चर्च के भीतर से उभरा था। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा,
उसने बचपन से ही धार्मिक रुचि दिखाई और 1930 के दशक में सेमिनरी में प्रवेश किया। उसके वरिष्ठों ने उसमें पर्याप्त क्षमता देखी और उसे रोम में धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए भेजा, जहां वह पुजारी बना और फ्रांसिस्कन ऑर्डर में शामिल हुआ। परिवर्तनकारी मोड़ 1943 में आया, जब उसे धार्मिक जीवन के प्रतिकूल व्यवहारों के कारण ऑर्डर से निष्कासित कर दिया गया। इनमें राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी विचारों से भरे उसके उपदेश शामिल थे। हालांकि निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उसे औपचारिक रूप से धर्मच्युत नहीं किया गया, जिससे वह तकनीकी रूप से एक पुजारी बना रहा। यही स्थिति बाद में भयानक परिणाम लेकर आई। मार्च 1944 में जर्मन कब्जे के बाद कुन को क्रॉस एरो पार्टी में अपने उग्रवादी विचारों को व्यक्त करने का मंच मिल गया। उसने नफरत की एक विकृत धर्मशास्त्र विकसित की, जिसमें उसने ईसाई अवधारणाओं जैसे मोक्ष और बलिदान को यहूदियों के संहार को न्यायोचित ठहराने के लिए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। बाद में अपने पूछताछ के दौरान उसने कहा, यहूदियों ने मसीह को सूली पर चढ़ाया था, अब मसीह हमारे माध्यम से अपना न्यायपूर्ण प्रतिशोध पूरा कर रहे हैं। अक्टूबर 1944 में फेरेंक सालासी के सत्ता में आने के बाद कुन को बुड़ा जिले में एक मौत दस्ते का आधिकारिक कमांडर नियुक्त किया गया। उसकी क्रूरता को जो चीज अलग बनाती थी, वह थी धार्मिक प्रतीकों और हिंसा का उसका जानबूझकर किया गया मिश्रण। वह अपनी फ्रांसिस्कन पुजारियों की पोशाक पहने, क्रॉस एरो पार्टी का ब्रेसलेट बांधे और कमर पर पिस्तौल लगाए संचालित करता था। अक्सर वह अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश इस वाक्य से देता, मसीह के नाम पर आग खोलो, वो, जिससे उसने ईसाई बपतिस्मा की पारंपरिक वाक्यांश को विकृत कर दिया। 12 जनवरी 1945 को, जब बुडापेस्ट आंशिक रूप से सोवियत लाल सेना द्वारा घिरा हुआ था, कुन ने अपने सबसे कुख्यात अपराधों में से एक को अंजाम दिया। मारो स्ट्रीट के यहूदी अस्पताल पर हमला। यह अस्पताल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस द्वारा संरक्षित किया गया था, बीमार और घायल यहूदियों का आश्रय था, जिनमें से कई बुजुर्ग और बच्चे थे। लगभग 30 हथियारबंद लोगों के साथ कुन आधी रात को अस्पताल में घुसा और डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों को गलियारों में इकट्ठा करने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि यह एक निरीक्षण है। बिना किसी चेतावनी के उसने गोलीबारी का आदेश दिया। इमारत नरसंहार के स्थल में बदल गई, जहां 149 लोगों की हत्या कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद उसने बेथलेन स्ट्रीट के यहूदी अस्पताल में इसी तरह का हमला किया, जहां लगभग 100 मरीजों को मौत के घाट उतारा गया। चिकित्सा संस्थानों पर इस प्रकार के हमलों ने उसकी अत्यधिक क्रूरता को उजागर किया, जिसने यहां तक कि क्रॉस एरो शासन के अन्य सदस्यों को भी झकझोर दिया। जनवरी और फरवरी 1945 के दौरान, जब सोवियत घेरा बुडापेस्ट पर कसता गया, कुन के दस्तों ने डेन्यूब नदी के किनारे पर बड़े पैमाने पर हत्याओं को तेज कर दिया। कैदियों को समूहों में नदी के किनारे ले जाया जाता, उनसे उनके जूते उतरवाए जाते और पानी की ओर मुंह करके खड़ा किया जाता। गोला बारूद बचाने के लिए कुन अपने आदमियों को केवल कुछ चुनिंदा लोगों को गोली मारने का आदेश देता। बाकी बचे लोग एक दूसरे से बंधे होते और ठंडे पानी में गिरकर डूबने या हाइपोथर्मिया से मरने के लिए छोड़ दिए जाते। कुन की बर्बरता इतनी चरम पर पहुंच गई थी कि खुद सालासी की सरकार भी उसे नुकसानदेह मानने लगी। 19 जनवरी 1945 को, जब उसने स्वीडिश राजनयिक सुरक्षा में रखे गए एक इमारत पर हमला किया, तो अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टुकड़ी भेजी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुन ने खुद पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कमांडर को यातना दी। इस घटना के बाद सरकार के प्रति वफादार बलों ने उसके मुख्यालय को घेर लिया, जिससे आखिरकार उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। शुरुआत में स्वयं सालाशी शासन द्वारा 15 वर्ष की कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कुन को अनजाने में मुक्त कर दिया गया, जब फरवरी 1945 में सोवियत सेनाओं ने बुडापेस्ट पर कब्जा कर लिया। कई महीनों तक वह छिपा रहने में सफल रहा, संभवतः एक बार फिर एक साधारण पादरी के रूप में भेष बदलकर। लेकिन 3 अगस्त 1945 को, जब वह ऑस्ट्रियाई सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था, उसे पहचान लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। आंद्राश कुन का मुकदमा सितंबर 1945 में बुडापेस्ट की पीपुल्स ट्रिब्यूनल के सामने शुरू हुआ। आरोपों में मानवता के खिलाफ अपराध और कम से कम 500 लोगों की हत्या शामिल थी। मुकदमे के दौरान उसने बहुत कम पश्चाताप दिखाया। जब अभियोजक ने उसके स्पष्ट सैडिज्म, क्रूरता के आनंद के बारे में पूछा, तो उसने परेशान कर देने वाली स्पष्टता से उत्तर दिया, यह विकृति प्रत्येक आत्मा में सुप्त अवस्था में मौजूद होती है।
जब उससे पूछा गया कि क्या वह इस प्रवृत्ति को स्वयं में पहचानता था तो उसने उत्तर दिया, यदि यह थी तो सोई हुई थी, मुझे इसका कोई एहसास नहीं था। 9 सितंबर 1945 को आंद्राशकुन को दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड सुनाया गया। 19 सितंबर को उसे बुडापेस्ट के संगीत अकादमी के सामने स्थित चौक में पोल हैंगिंग के माध्यम से फांसी दी गई। यह हंगरी में होलोकॉस्ट से जुड़े अपराधों पर सार्वजनिक रूप से न्याय करने की पहली घटनाओं में से एक थी। कुन के मामले ने कैथोलिक चर्च में गहरी बेचैनी पैदा कर दी, जिसने जल्दी से उसकी स्मृति से खुद को दूर करने का प्रयास किया। यहूदी बचे लोगों के लिए वह परम विश्वासघात का प्रतीक था, एक व्यक्ति जिसने अपनी पवित्र पुकार को विकृत कर उन्हीं लोगों का झल्लाद बनने का विकल्प चुना जिनकी रक्षा करने का आदेश उसकी आस्था उसे देती थी। लासजलो एंड्रे, होलोकॉस्ट का नौकरशाह, फांसी के तख्ते पर। लासजलो एंड्रे का जन्म 1 जनवरी 1995 को अबोनी, हंगरी में हुआ था। वह होलोकॉस्ट के एक विशेष रूप से भयावह पहलू का प्रतीक था, एक सतर्क और संगठित नौकरशाह जिसने अपने कार्यालय की मेज के पीछे बैठकर सामूहिक विनाश को व्यवस्थित रूप से लागू किया। कट्टरपंथी पादरी आंद्रास कुन या विचारक फेरेंस सालासी के विपरीत एंड्रे ने इस नरसंहार के तकनीकी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। एक संपन्न उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले एंड्रे को विशेष शिक्षा प्राप्त हुई थी और उसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना में एक अधिकारी के रूप में सेवा की। कई हंगेरियाई नागरिकों की तरह वह 1920 की त्रियानोन संधि से गहराई से प्रभावित हुआ, जिसने हंगरी के क्षेत्र को नाटकीय रूप से कम कर दिया। हालांकि उसने इस आक्रोश को खुले राजनीतिक सक्रियता में बदलने के बजाय राज्य की नौकरशाही में घुसपैठ करने का रास्ता चुना। 1920 के दशक में उसने स्थानीय प्रशासन में अपना करियर शुरू किया और शुरू से ही यहूदी विरोधी नीतियों की ओर झुकाव दिखाया। वह कोई सड़क पर भड़काने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा अधिकारी था जिसने व्यवस्था के भीतर रहकर व्यवस्थित रूप से भेदभावपूर्ण उपायों को लागू किया और धीरे धीरे प्रशासनिक पदानुक्रम में ऊपर चढ़ता गया। 1937 में पेस्ट काउंटी के उप महापौर के रूप में उसने यहूदी नागरिकों के खिलाफ स्थानीय प्रतिबंधों को लागू किया, उन्हें सार्वजनिक समुद्र तटों, पार्कों और कुछ दुकानों तक पहुंचने से रोक दिया। एंड्रे की खासियत उसका व्यवस्थित, लगभग वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। उसने प्रशासनिक तरीकों का विकास किया जिससे यहूदी नागरिकों की पहचान, वर्गीकरण और अलगाव संभव हो सका, वह भी बहुत पहले जब बड़े पैमाने पर निर्वासन की योजना बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले वर्षों में हंगरी की स्थिति जटिल बनी रही। रीजेंट मिक्लोस हॉर्थी के शासन के तहत हंगरी ने जर्मनी द्वारा बढ़ावा दी जा रही यहूदी विरोधी चरम नीतियों को अपनाने से बचने की कोशिश की, लेकिन एंड्रे जैसे कट्टरपंथी यहूदी विरोधियों के लिए यह संयम असहनीय था। अपनी प्रशासनिक स्थिति का उपयोग करते हुए वह लगातार अधिक कठोर नीतियों को लागू करने के लिए दबाव बनाता रहा। निर्णायक क्षण 1944 के 19 मार्च को आया, जब जर्मनी ने हंगरी पर सैन्य कब्जा कर लिया। नए सहयोगी सरकार ने एंड्रे को आंतरिक मंत्रालय में राज्य सचिव नियुक्त किया। यह तकनीकी रूप से एक साधारण पद प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में इसने उसे पुलिस, जेंडरमेरी और पूरे प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण दे दिया। नियुक्त होते ही उसने बुडापेस्ट में यहूदियों को निर्वासित करने के लिए आए एडोल्फ आइखमान से संपर्क किया। दोनों के बीच सहयोग घातक रूप से प्रभावी साबित हुआ। जहां अन्य देशों में अंतिम समाधान को लागू करने में वर्षों लगे थे, हंगरी में यह केवल कुछ ही हफ्तों में पूरा कर लिया गया और इसका श्रेय एंड्रे की प्रशासनिक योजना को जाता है। उसकी योजना के अनुसार हंगरी को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया और निर्वासन की शुरुआत सबसे दूरस्थ क्षेत्रों से की गई, जो धीरे धीरे राजधानी बुडापेस्ट की ओर बढ़ती गई। इस रणनीति के कई उद्देश्य थे: प्रतिरोध को कम करना, निर्वासित लोगों की अंतिम नियति को छिपाना और प्रमुख शहरों पर कार्रवाई करने से पहले लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं को परखना। 15 मई 1944 को बड़े पैमाने पर निर्वासन शुरू हुए। एंड्रे ने अस्थायी यहूदी बस्तियों के निर्माण का आदेश दिया, जहां लोगों को जानबूझकर अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। अत्यधिक भीड़, भूख से मरने जैसी स्थिति और आवाजाही पर कड़ी पाबंदी। इन अमानवीय स्थितियों से कैदियों की शारीरिक और मानसिक कमजोरी बढ़ती गई, जिससे उन्हें रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाना और आसान हो गया। एंड्रे की लॉजिस्टिक दक्षता क्रूरता में अप्रतिम थी। उसने जर्मन रीत्सबान रेलवे के साथ समन्वय स्थापित किया ताकि पर्याप्त रेल डिब्बे उपलब्ध कराए जा सकें और निर्वासन की प्रक्रिया बिना रुके जारी रह सके।
केवल 56 दिनों के भीतर मई से जुलाई 1944 तक 4,37,000 से अधिक हंगेरियाई यहूदियों को ऑशविट्ज भेज दिया गया। वहां पहुंचने के तुरंत बाद उनमें से लगभग 75 से 80% लोगों को चयन प्रक्रिया के बाद सीधे गैस चैम्बरों में भेज दिया गया। 7 जुलाई 1944 को जब होलोकॉस्ट से जुड़ी जानकारियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगीं, रीजेंट होर्थी ने निर्वासन को रोकने का आदेश दिया, लेकिन तब तक हंगरी के प्रांतीय क्षेत्रों के यहूदी समुदाय लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। केवल बुडापेस्ट के यहूदी, जिनकी संख्या लगभग 2,30,000 थी, अस्थायी रूप से जीवित बचे। यह व्यवधान एंड्रे को क्रोधित कर गया, जिसने अपनी पहल पर निर्वासन फिर से शुरू करने का प्रयास किया। 9 जुलाई को उसने बुडापेस्ट के यहूदियों को निर्वासित करने की योजना बनाई, सीधे होर्थी के अधिकार को चुनौती दी। जब रीजेंट को इसकी जानकारी मिली तो उसने वफादार सैन्य इकाइयों को जुटाकर इस अभियान को रोक दिया और एंड्रे को उसके पद से हटा दिया। जब जर्मनों ने अक्टूबर 1944 में फेरेंक सालाशी और उनके क्रॉस एरो पार्टी को सत्ता में बैठाया, तो एंड्रे संक्षेप में नागरिक प्रशासन आयुक्त के रूप में वापस लौटा। हालांकि तब तक रेड आर्मी तेजी से बुडापेस्ट की ओर बढ़ रही थी, जिससे उसकी कार्यक्षमता गंभीर रूप से सीमित हो गई थी। मार्च 1945 में जब बुडापेस्ट सोवियत सेनाओं के हाथों में गिर गया, एंड्रे ऑस्ट्रिया भाग गया, जहां उसे अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया और बाद में हंगरी प्रत्यर्पित कर दिया। उसका मुकदमा दिसंबर 1945 में बुडापेस्ट के पीपुल्स ट्रिब्यूनल के समक्ष शुरू हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान उसने वही ठंडी नौकरशाही मानसिकता प्रदर्शित की जो उसके नरसंहार प्रशासन की विशेषता थी, और अपनी रक्षा में कहा कि वह सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। विशेष रूप से घातक प्रमाण उसकी मई 1944 में ऑशविट्ज की यात्रा थी, जहां उसने सुविधाओं का निरीक्षण किया और निर्वासन की लॉजिस्टिक्स का समन्वय किया। इस यात्रा ने साबित कर दिया कि वह निर्वासित लोगों के अंतिम गंतव्य के बारे में पूरी तरह जानता था, जिससे उसका अनभिज्ञता का दावा गलत सिद्ध हुआ। 7 मार्च 1946 को लास्जेलो एंड्रे को दोषी ठहराया गया और पोल हैंगिंग द्वारा मृत्यु दंड सुनाया गया। उसकी फांसी 19 मार्च को बुडापेस्ट के संगीत अकादमी के सामने वाले चौक में हुई। वह उसी तरह मरा जैसे वह जिया था, विधिपूर्वक, बिना किसी भावनात्मक उबाल के। अपने अंत का सामना उसी ठंडे रवैये से किया जिससे उसने लाखों लोगों के निर्वासन का प्रबंधन किया था। एंड्रे का मामला होलोकॉस्ट के एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे पहलू को उजागर करता है। कुशल नौकरशाही की भूमिका। जबकि सालाशी जैसे लोग वैचारिक प्रेरणा प्रदान करते थे और कुन जैसे लोग सड़कों पर हिंसा को अंजाम देते थे, एंड्रे जैसे नरसंहार प्रशासक औद्योगिक स्तर पर संहार को लागू करने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार करते थे। उसकी फांसी ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि नौकरशाही की आज्ञाकारिता नैतिक जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं देती। इतिहास में एंड्रे डेस्क पर बैठे अपराधी का एक प्रतीक बन गया, यह दर्शाते हुए कि आधुनिक नरसंहार को केवल कट्टरपंथी विचारकों और हिंसक अपराधियों की ही नहीं, बल्कि दक्ष प्रशासकों की भी आवश्यकता होती है, जो घृणा को संगठित नीति में बदल सकें। पोल हैंगिंग का अंत। जल्लादों की अंतिम सजा। 1945 से 1947 के बीच पोल हैंगिंग का उपयोग पूर्वी यूरोप में दर्जनों युद्ध अपराधियों और नाजी सहयोगियों को दंडित करने के लिए किया गया। पहले से चर्चित प्रमुख मामलों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी यही अंत भुगतना पड़ा, जिससे युद्धोत्तर न्याय की पूरी तस्वीर बनती है। बेला इमरेडी, जो 1938 से 1939 तक हंगरी के प्रधानमंत्री थे, इन अन्य मामलों में सबसे उल्लेखनीय थे। एक सम्मानित अर्थशास्त्री और राष्ट्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष के रूप में इमरेडी ने हिटलर के बर्गतेसगाडेन दौरे के बाद हंगरी में पहली संगठित यहूदी विरोधी नीतियों को लागू किया था। लेकिन उसका राजनीतिक पतन तब हुआ जब विरोधियों ने उजागर किया कि उसका एक परदादा यहूदी था, जो उसकी खुद की नस्लीय कानूनों के अनुसार उसे यहूदी बनाता था। यह विडंबना उसे बचा नहीं सकी। जर्मन कब्जे के बाद वह फिर से सरकार में लौट आया और सहयोगी शासन में अर्थव्यवस्था मंत्री बना। 1945 में पकड़े जाने और हंगरी प्रत्यर्पित किए जाने के बाद इमरेडी को मृत्युदंड सुनाया गया और 12 मार्च 1945 में 46 को पोल हैंगिंग द्वारा फांसी दी गई, उसी दिन जब फेरेंक सालासी को दंडित किया गया था। उसका मामला उन बुद्धिजीवियों के दंड का प्रतीक बन गया
जिन्होंने हंगरी के फांसीवाद के लिए बौद्धिक आधार प्रदान किया था। सबसे विवादास्पद मामलों में से एक मारिया ओरमानी नाजी की फांसी थी, जो इस विधि से सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड प्राप्त करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। 1946 में बुडापेस्ट में उसे युद्ध अपराधी घोषित किया गया, संभवतः गेस्टापो की मुखबिर के रूप में कार्य करने के कारण। यह मामला विशेष था क्योंकि अधिकतर महिला अपराधियों को कम सार्वजनिक तरीकों से दंडित किया गया था। 1947 के अंत तक पोल हैंगिंग का उपयोग धीरे धीरे कम होने लगा। इसके पीछे कई कारक थे। सबसे पहली और व्यावहारिक वजह यह थी कि प्रमुख युद्ध अपराधियों पर पहले ही मुकदमा चल चुका था। नूर्नबर्ग ट्रायल आधिकारिक रूप से अक्टूबर 1946 में समाप्त हो गए थे और स्थानीय स्तर पर सहयोगियों के खिलाफ मुकदमे भी समाप्त हो रहे थे। उसी समय राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। शीत युद्ध के उभरने के साथ पूर्वी यूरोप की नवगठित कम्युनिस्ट सरकारें अब नए दुश्मनों की ओर ध्यान देने लगीं। राजनीतिक विरोधी, चर्च के नेता और तथाकथित आर्थिक विध्वंसक। इन मामलों में वे अधिक गुप्त तरीकों को प्राथमिकता देने लगे, जैसे जेलों में गुप्त फांसी या न्यायोत्तर हत्याएं। सार्वजनिक धारणा में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पोल हैंगिंग को शुरू में युद्ध के पीड़ितों द्वारा न्याय के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन समय के साथ इसे एक भयावह तमाशे के रूप में देखा जाने लगा, जो लोकतांत्रिक समाजों के आदर्शों से मेल नहीं खाता था। जनता के सामने धीरे धीरे मरते लोगों की छवि उन अत्याचारों की याद दिलाने लगी जिन्हें मूल रूप से रोकने के लिए यह न्याय किया जा रहा था। चेकोस्लोवाकिया में 1947 में दंड संहिता में सुधार किया गया, जिसने इस विधि को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया और पारंपरिक फांसी या गोली मारने की सजा को बहाल कर दिया। यह महत्वपूर्ण था कि जब क्लेमेंट गोटवाल्ड की कम्युनिस्ट सरकार ने 1948 के फरवरी तख्तापलट के बाद अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना शुरू किया, तो उसने केवल गुप्त जेल फांसी का सहारा लिया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसी घटनाएं जनता की नजरों से दूर रहें। हंगरी में भी इसी तरह का बदलाव हुआ। पोल हैंगिंग द्वारा अंतिम सार्वजनिक फांसियां 1947 की शुरुआत में हुईं, जब हंगेरियन कम्युनिस्ट सरकार ने 1956 की क्रांति के नेताओं को मृत्युदंड दिया, तो उसने पारंपरिक जेल फांसी का उपयोग किया, जिसे बुडापेस्ट जेल के आंगन में गुप्त रूप से अंजाम दिया गया। यह बदलाव दर्शाता है कि न्याय की परिभाषा कैसे विकसित हुई। पोल हैंगिंग सार्वजनिक प्रतिशोध का प्रतीक था, जहां अपराधी की सार्वजनिक पीड़ा समाज को सामूहिक रूप से राहत देती थी, लेकिन इसका गायब होना इस ओर संकेत करता था कि न्याय अब अधिक औपचारिक और प्रक्रियात्मक बन रहा था। समग्र रूप से यूरोप धीरे धीरे मृत्युदंड पर पुनर्विचार करने लगा था। यह प्रक्रिया धीमी थी। अधिकांश यूरोपीय देशों ने 1960 से 1990 के दशक के बीच मृत्युदंड समाप्त किया, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद ही इसके नैतिक और व्यावहारिक मूल्यों पर सवाल उठने लगे थे। आज उन काले सफेद तस्वीरों में दर्ज ये घटनाएं इतिहास का एक भयावह लेकिन आवश्यक दस्तावेज बन चुकी है। फांसी पर लटके पुरुषों की छवियां और उन्हें घेर कर खड़ी भीड़ एक संक्रमणकालीन क्षण को दर्शाती है, जहां युद्धोत्तर प्रतिशोधी न्याय ने धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया और मानवाधिकारों पर आधारित एक नई न्याय प्रणाली को रास्ता दिया, जो अंततः पूरे महाद्वीप में मृत्युदंड के उन्मूलन की ओर ले गई। पोल हैंगिंग की विरासत अस्पष्ट बनी हुई है। एक ओर इसने सुनिश्चित किया कि कुछ सबसे घातक युद्ध अपराधियों को उनके जघन्य कृत्यों के लिए दंडित किया गया। दूसरी ओर इसकी जानबूझकर की गई क्रूरता यह सवाल उठाती है कि सजा के नैतिक सीमाएं क्या होनी चाहिए, भले ही वह अत्याचारी अपराधियों पर ही क्यों न लागू हो।